हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 4। और आज अपन इसमें जो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी आज की जो हमारी फर्स्ट हेडिंग रहने वाली है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहने वाली है बच्चों हमारी फर्स्ट हेडिंग आज? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझना। आपने एक बात कहा था कि सर जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा तो उसके अराउंड जो फील्ड बनता है दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात। अब इसको मैं ऐसे कहूं कि सर मान लीजिए कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है और इसके अराउंड जो बना हुआ फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात। इसका और मतलब भी समझाओ तो किसी भी चार्ज के या चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा फील्ड जिसमें अगर कोई अनदर चार्ज लेकर आए तो पहले से प्रेजेंट चार्ज फोर्स का फील कर पाए। कहने का मतलब अगर भैया इसके पास कोई एक ऐसा फील्ड है जिसको, या ऐसे कह दो जिसको तुरंत पता चल जाए कि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आया है, यानी कहने का मतलब ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा बच्चों, इसमें बात आती है एक बेसिक पॉइंट की जिसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। यानी अगर मैं बच्चों ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला बनाया जाए तो कैसे बनाएगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी इक्वल टू किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो लगने वाला फोर्स यूनिट वाली क्वांटिटी कहां आएगी? डिवाइड में। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट वाली जो चीज होती है वो कहां आती है? डिवाइड में। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय E, देन E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपन कह सकते हैं डायरेक्टेड अलोंग फोर्स ऑन Q नोट, यानी Q नोट बोले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में ही किसकी डायरेक्शन होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। इस बात को अगर मैं और अच्छे से क्लियर करूं तो आप इधर समझना। जैसे मैंने कहा कि ये कोई प्लस Q चार्ज है और ये कोई माइनस Q चार्ज है। ठीक है, हमें बताना है कि इससे किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, दोनों ही केस में उस पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा। समझना मेरी बात को। मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा या इधर होगा, ऐसे ही इसमें इधर होगा या इधर होगा। तो मैंने कहा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया जाता है। तो माना कि इस P पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? Q नोट। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस Q नोट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। देखो, भले ही ये दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगी। अब भैया इस पर जो फोर्स लगेगा ये प्लस नेचर का है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? इसकी वजह से लगेगा। क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा।
अब अगर भैया फोर्स इधर लगेगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी आउटवर्ड। कहने का मतलब प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। उसी प्रकार इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए भी यहां प्लस क्यू नोट माना। अब इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। अब इसकी ही डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो याद रखना प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है। बात समझ में आई क्या? यानी ये तो है अवे फ्रॉम दी चार्ज और ये है टुवर्ड्स दी चार्ज। ध्यान रखना प्लस की वजह से बाहर, माइनस की वजह से अंदर। इतना देखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो देख लिया इतना। अब बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करूं तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसका यूनिट जो होगा वो जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों अब आपने कहा कि सर हमें डायरेक्शन के बारे में आपने बता दिया, लेकिन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी जरा बता दो। तो अपन हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों नोट्स आपको वेबसाइट पर पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, ध्यान से। तुमने कहा कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, मैंने कहा ठीक है। हमें क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो माना इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नोट, इसको कहते हैं बच्चों सोर्स चार्ज। ये क्या है? सोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या कहते हैं अपन? टेस्ट चार्ज कहते हैं। ओके, अब आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। हियर एफ वेक्टर इज इक्वल टू इस पर लगने वाला फोर्स कूलम्स लॉ से k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए आर कैप, वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एफ वेक्टर। आर कैप जो होता है वो एफ वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों ये वैल्यू यहां से यहां रख दें। ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला क्यू नॉट था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया और आर कैप ऐसे। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ। बच्चों जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अच्छा बच्चों के को हम जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इस तरह से पूरा फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें तो यहां पर k कांस्टेंट है, चार्ज एक बार जो फिक्स कर लिया वो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज क्लियर दैट, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो, इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर बच्चों E और R में वेरिएशन का एक ग्राफ बनाया जाए तो आप समझदार हैं, अगर R इंक्रीज हो रहा है तो E डिक्रीज होगा। यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर जाओगे इंटेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। R अगर कम होगा, जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो ग्राफ बनेगा हाइपरबोला। कैसा बोला? हाइपरबोला। हाँ या ना? अरे आया क्या? ओके ठीक है बच्चों, फटाफट से इतना देखिए आप लोग, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? चलिए अब
अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस इनको बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? वैसे बेसिकली बात करूं तो कुल मिलाकर के ये होती ही नहीं है, यानी इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर है क्या सर ये चीज? देखो, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्रीली हैंग किया जाए या उसको रिलीज कर दिया जाए तो फिर वो एक इमेजिनरी पाथ पर चलने की कोशिश करता है। दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइन एज ए स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी या वक्री है, बोले तो स्ट्रेट और कर्व्ड ऐसी इमेजिनरी, क्या बोला मैंने? इमेजिनरी। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, बट है कैसी? फिर भी इमेजिनरी। ऐसी लाइन है जो क्या शो करती है बच्चों? सर वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। यानी ऐसी सीधी और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये 10th क्लास का टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आप देखिए, मैं समझा देता हूं आपको एक एक। पहली प्रॉपर्टी तो आपको यही क्लियर हो गई होगी, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दैट इज दीज हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी ये समझ में आया कि सर ये जो होती है ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पहली प्रॉपर्टी, यानी ये कैसी हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में घुसती हैं। यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस से कहां होती है? माइनस की तरफ होती है। यानी प्लस से ऐसे माइनस में जाती है। अब बात समझना, मैंने कहा था ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो मैंने एक स्ट्रेट दिखा दी इस डायग्राम में और एक कर्व भी दिखा दी। यहां से मुझे एक बात क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और माइनस चार्ज में घुसती है। यानी ये स्टार्ट तो होती है प्लस से, बट एंड कहां पर होती है? नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। क्लियर? इसी प्रकार से तीसरी प्रॉपर्टी देखी जाए तो तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं, जैसे ये टेंजेंट हो गया, मान लीजिए पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच दिया जाए, यानी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, तो वो उस पॉइंट पर क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। एक अच्छी बात और देखिए बच्चों, आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस से निकलती है, माइनस में घुसती है। इसका मतलब वो प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस पर एंड होंगी। तो यहीं से समझ में आ गया, अब ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि प्लस से माइनस में गई और फिर माइनस से प्लस में आ गई। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ये बच्चों कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और देखिए, अच्छा अगला पॉइंट ये है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन हो गया, यानी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर हो रही है क्या? थोड़ी थोड़ी और देखिए, और प्रॉपर्टी देखिए बच्चों। किसी भी चार्ज से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ चार्ज। भैया जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा इसका मतलब उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज्यादा होंगी। क्लियर? और समझिए भैया, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं इस तरह से, और एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होती हैं। यानी ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं बच्चों, ये डिस्टेंस सेम रहती है। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम बने रहते हैं। जैसे मैंने ये एक पॉइंट लिया x, ये पॉइंट ले लिया y, तो हम ये कहेंगे अगर ये यूनिफॉर्म है तो Ex इज इक्वल टू Ey। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और साथ में एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट यानी समान दूरी पर भी स्थित होती हैं। क्लियर हुआ? फटाफट से देखो आगे चल रहे हैं, फटाफट से देखो आगे चल रहे हैं। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है प्यारे बच्चों? आगे ये है कि अगर मैं 8वें पॉइंट की बात कर लूं, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, मैंने कहा भैया ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। ध्यान से देखें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे हुआ? पहली बात तो सर भले ही देखो इनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग अलग हो गई, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसलिए x पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और y पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। लेकिन x पॉइंट को ध्यान से देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है एज कंपेयर टू एट पॉइंट y। तो अपन कह सकते हैं जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यानी यहां से एक पॉइंट हमारे क्लियर हो गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस। भैया अगर फील्ड लाइंस के बीच में दूरी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? फटाफट से इतना देखो आप लोग, फिर अपन आगे चल रहे हैं। हो गया बच्चों? तो देखिए लास्ट प्रॉपर्टी एक और देख ले रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। वैसे याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। यानी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। आप न्यूमेरिकल यहां से भी नोट कर सकते हैं कॉपी में जो बना रहे हैं। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, पहला देखो आप, पहला आपका डायग्राम है 1 प्लस क्यू, ये P पॉइंट, तो बोला ये R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है, तो यहां बताना है। सेकंड आपका है प्लस का 2Q,
प्लस का 2q, बच्चों यहाँ पे एक है q और यहाँ पर एक माइनस का q, यहाँ पर है p। तो बोल रहा है ये r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस, बताना है tp क्या होगा। थर्ड पॉइंट आपका बोल रहा है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए ए ए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बोला है पी पॉइंट यहाँ है। फोर्थ पॉइंट आपका बोला है एक स्क्वायर है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आपका पी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इसी तरह से एक और आपका बोला है जिसका डेटा मैं आपको लिख दे रहा हूँ बच्चों, प्लस क्यू माइनस 2q, एक आपको दे रखा है प्लस 2q और माइनस q, ठीक है, इतना आपको दे रखा है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी स्क्वायर है, ओके। थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आपके सामने ये 5 डायग्राम है, मैं पांचों के आंसर आपको समझाऊंगा, आप देखते जाइए, आराम से समझते चलिए। पहला जो सॉल्यूशन है वो कर रहा हूं बच्चों, देखना। पहला सॉल्यूशन आपके सामने ऐसा होगा, ये प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का क्यू है और यहाँ पे है पॉइंट पी, ये आर है, ये आर है। ध्यान से देखें तो पॉइंट पी जो है वो इन दोनों प्लस क्यू को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। अब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ, E1 वेक्टर। इसी तरह से इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, इससे दूर की तरफ, ये E2 वेक्टर। देन यहाँ पर जो EP वेक्टर आएगा वो आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब जो कि अगर आप निकालो तो E1 माइनस E2, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, कितना है KQ बटे R स्क्वायर माइनस KQ बटे R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। आया। सेकंड का सॉल्यूशन देखें तो यहां से मुझे ये समझ में आता है कि ये प्लस 2q, ये भी प्लस का 2q, यहाँ पर पॉइंट P बना रखा है, यहाँ पे Q बना रखा है, यहाँ पे माइनस Q बना रखा है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। अब P पॉइंट जो है इन दोनों प्लस 2q और प्लस 2q को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर है। तो प्लस 2q और प्लस 2q इन दोनों की वजह से तो नेट फील्ड यहाँ कितना है, 0। अब बचा कौन कौन, एक तो ये वाला प्लस q बचा और ये माइनस q बचा है। तो इस प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और इस माइनस की वजह से अंदर की तरफ। तो अपन ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो KQ बटे R स्क्वायर प्लस KQ बटे R स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ का जो EP आ रहा है वो आ रहा है 2KQ बटे R स्क्वायर। क्लियर हुआ। इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न सवाल कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न अपन यहाँ कर ले रहे हैं। ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये O पॉइंट हम लोगों को बोला है। तो भैया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, जो कि कितना आएगा, जो भी आएगा उसको छोड़ो आप, E मान ले, सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस से यहाँ से यहाँ तक की सारी सेम रहेंगी। ये भी E होगा और एक ये भी E होगा। बट अब देखो अपन ने ऐसा क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में फोर्सेज के लिए भी किया था। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। जब ऐसा होता है, ये 120 हो गया, ये E है, ये E है और नीचे भी E है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ऊपर E आ जाएगा। O पॉइंट चल ही रहा है, यानी ये O पॉइंट है तो नीचे भी E है, तो EP, सॉरी O नहीं, इसको P बोलो बेटा ना। तो ये P पॉइंट है तो EP कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। क्लियर हुआ। इस तरह से ये भी समझ में आ गया। अब फोर्थ जो है वो भी देखते हैं, पहले आप उसको देखो। अब मैं फोर्थ जो है वो इधर कर देता हूँ बच्चों, फोर्थ वाला, पांचवे को लिख के रखते हैं। फोर्थ वाला हमारा जो है वो है प्लस का Q माइनस, सॉरी प्लस का Q माइनस का Q माइनस का Q, ये था, ये P पॉइंट है। अब ध्यान से देखें तो इस माइनस की वजह से अंदर की तरफ, इस प्लस की वजह से बाहर की तरफ, इस माइनस की वजह से अंदर की तरफ, इस प्लस की वजह से बाहर की तरफ। अब मुझे तो यही पता चल रहा है कि सर E और E माने तो इसको भी E कहें, इसको भी E कहें, इसको भी E कहें, इसको भी E कहें। तो ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ 2E और दूसरी तरफ भी 2E, लेकिन दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो फिर EP कितना आ जाएगा, √2 ऑफ 2E। अब बेटा √2 इंटू 2E KQ बटे R स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस। तो बेटा ये पूरी √2A होती है, तो √2A का आधा कितना हो जाएगा बताओ सर, ये हो जाएगा, यानी A बाई √2 हो जाएगा। तो ये A बाई √2 का स्क्वायर, A स्क्वायर बाई 2। अब आंसर कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 4√2 KQ बटे A स्क्वायर। आया समझ में।
क्या करा मैंने, अरे भैया इस प्लस की वजह से बाहर, माइनस की वजह से अंदर, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E कह दिया, E कह दिया, E प्लस E 2E इधर आ गया, इसी प्रकार से 2E इधर आ गया, और इसमें जो ये जो होते हैं डायगोनल्स, वो एक दूसरे को कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर देते हैं, 90 डिग्री पर। तो ये एंगल जो बना है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो फिर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया 4√2 KQ/A²। आया समझ में? अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दूं तो यहां से पांचवा और कर ले रहे हैं, पांचवा ये वाला और देख लो आप, लास्ट वाला जो है इसको मैं दोबारा बना दूंगा। पांचवा हमारा है प्लस का Q माइनस का 2Q माइनस का Q और प्लस का 2Q। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे पी पॉइंट है बेटा। इसकी वजह से जो माने वो E मान ले, और माइनस की वजह से 2E मान ले, तो उसके लिए भी अंदर की तरफ, इसके लिए भी अंदर की तरफ, इसके लिए बाहर की तरफ और इसके लिए भी बाहर की तरफ, तो ये 2E। अब ध्यान से देखें तो यहां पर हो क्या रहा है, ये 2E और ये E, तो इधर ऊपर बच गया E, इसी प्रकार से इधर ऊपर बच गया E। आया ना? तो ये कितना बच गया, 90 डिग्री का एंगल है, तो EP कितना आ गया, √2E। अब बेटा वही √2 KQ/A²/2, 2√2 KQ/A²। आया समझ में? फटाफट नोट कर लें, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर की भी बोल देते हैं आज जय। देख लिया बच्चों, आ गया समझ में? अब देखिए अपन जो है, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो कि कोई 2 पॉइंट चार्ज है, एक +Q है और एक -3Q है, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, R डिस्टेंस पे रखे हैं। बोला है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द प्लेस ऑफ Q इज E, then find electric field at the place of -3Q। अगर +Q वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बताइए -3Q वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो भैया, इस +Q वाली जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, -3Q की वजह से। तो E = जो हमें E दे रखा है वो K। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, तो K 3Q/R²। इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को यहाँ पे Q ले लेता हूं मैं, जिसको अपन E बोलने वाले हैं, E Q या E। तो E at 3Q = KQ, इसकी -3Q वाली जगह पर किसकी वजह से आएगा, +Q की वजह से, तो KQ/R²। इक्वेशन नंबर 2। तो E 3Q/E डिवाइड कर ले रहे हैं, KQ/R² उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, R²/3KQ। KQ ने KQ को मारा, R² ने R² को मारा, E 3Q, E at 3Q = कितना आएगा बच्चों, E/3। आया समझ में? एक और प्रश्न करते हैं, आइए। बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज है +1 कूलम। ठीक है, ध्यान से देखना। इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 N/कूलम। अब डायरेक्शन तो आप खुद ही समझते हैं, बाहर की तरफ। इसका मास दे रखा है अपन को 1 kg। बोला है इसको 2 मीटर/सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है, 2 मीटर/सेकंड के वेलोसिटी से इसको रिलीज किया जाता है, यानी फोर्स लगा करके। फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि QE है। तो इसका मतलब सर इसके पास एक्सीलरेशन भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अभी करेंगे सारी बातें। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकंड के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²।
तो v क्या है, v वेलोसिटी है आफ्टर 2 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इक्वेशन ऑफ मोशन में जाना पड़ेगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, a नहीं है, अरे भैया सर यहाँ पर माँ जो है m इंटू ए वही तो है qe, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा qe अपॉन m। तो q कितना है 1, e कितना है 10, m कितना है 1, ये कट गया तो a की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही, वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड एट वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, ये है ना क्वेश्चन, t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी u प्लस ए टी। देखना बच्चों, u कितना है 2 प्लस a की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 2, 20 प्लस 2 22 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी एट t बराबर 2 सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही गई सीधा सीधा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 22 का स्क्वायर जूल। आया क्या? इस तरह से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैकेनिक्स में भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी उसको रिलेट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप इन दोनों को तो देखो, हो गया? अच्छा समझ गए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? अगर बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको -1 कूलम कर दूं, समझ लो, फिर क्या चेंज आएगा सर? अपन इसको रिलीज करना चाहते हैं ऐसा, यानी हमने तो धक्का दिया ऐसे, हमने तो एक्सेलरेशन दिया ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लाना चाहेगा ऐसे, क्योंकि -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास होगा, तो ma बराबर -qe, यानी ये -qe/m, यानी माइनस का 10 आएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 18, तो यहाँ पर ये 18 माइनस का 18 का स्क्वायर। आया समझ में? इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लेक्चर नंबर 4 भी हमने कवर कर लिया है। और बच्चों आई होप आज भी आपको अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा की है, तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल भी निराश ना हो आप, बिल्कुल भी लॉकडाउन के समय में बिल्कुल भी निराश ना हो। कोरोना काल में अपन अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, आराम से चीजों को समझ सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नोट्स बना सकते हैं। एज इट इज जैसे ऑफलाइन में होता है, एज इट इज वैसा ही अपन ऑनलाइन में करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लगातार जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अपन अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। ऑल दी बेस्ट।